So, good morning, students. Myself, Professor P.B. Ingade, and today we have to conduct the lecture number 56. Okay, and this is our last unit, unit number 6, guys. Okay, what is the name? It is air standard cycles. The name of the unit is air standard cycles. This is our last unit. So, before starting this unit, we have to define some following definitions. Okay, so look at here. ये फिगर आपको दिख रही है बच्चों, ये डाटा मैंने लिया है आर के महेश राठौड़ में के बुक में से थर्मल इंजीनियरिंग के। तो इसमें देखिए फिगर दिस वन, ये जो डायग्राम दिख रही है आपको, स्केच ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, ये हमारी इंजन के डायग्राम है। पिस्टन आपको दिखा है, दिस इज द पिस्टन। ओके, दिस इज द सिलेंडर्स, द पिस्टन्स that reciprocate within the cylinder fitted with the two holes and spark plug और फ्यूल इंजेक्टर्स। इसके अंदर ये स्पार्क प्लग दिखा बच्चों हमको, ये दो वॉल दिख रहे हैं, इनलेट और आउटलेट वॉल्स। तो इसके लिए एक स्पेशल डेफिनेशन है कुछ, तो ये डेफिनेशन हम डिफाइन करेंगे। पहले डेफिनेशन बना रहे हैं बच्चों बोर की। बोर बोले तो क्या हो गया, डायमीटर डी। ओके, इट इज शो बाय द डी लेटर और कैपिटल डी लेटर्स। तो ये बोर आपको दिख रहा है इसके अंदर सिलेंडर में। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ पिस्टन और सिलेंडर की, सपोज, तो ये सिलेंडर है, ये इसका पिस्टन है। तो ये जो पोर्शन दिखता है बच्चों, ये वाला, ये रहता है बोर या फिर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर्स। तो देखिए, इट इज़ अ इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन, इट इज डिनोटेड बाय लेटर डी एंड इट इज एक्सप्रेस इन mm। इसका यूनिट रहता है mm, गाइड्स। ओके, इंटरनल डायमीटर्स, दिस वंस इफ यू ऑब्जर्व हियर्स। ओके, दिस। नाउ द डेफिनेशन स्ट्रोक। स्ट्रोक की क्या डेफिनेशन देखिए, इट इज़ अ लीनियर डिस्टेंस। अब ये कैसा डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस थ्रू विच द पिस्टन इज ट्रैवल फ्रॉम द टॉप डेड सेंटर TDC और बॉटम डेड सेंटर मीन्स नथिंग बट BDC इन द सिलेंडर्स। इट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक लेंथ, इट इज डिनोटेड बाय लेटर L एंड एक्सप्रेस इन mm। अब सिलेंडर जिसके अंदर रेसिप्रोकेट होता है बच्चों, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो सिलेंडर का टॉप पोजीशन है इसको कहते हैं हम टॉप डेड सेंटर, बॉटम में जो इसको कहते हैं बॉटम डेड सेंटर्स। जैसा ये हो गया TDC और नीचे हो गया बच्चों ये BDC। तो इसके अंदर जो पिस्टन रेसिप्रोकेट होता है उसको कहते हैं हम स्ट्रोक। तो इसका सिंबल है क्या, L इज अ सिंबल। ओके, ये डायग्राम है यहाँ पे। दूसरा देखिए, अभी स्वेप्ट वॉल्यूम किसको कहते हैं। तो इट इज कॉल्ड एज द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब जिसके अंदर पिस्टन डिस्प्लेट होता है, जैसा ये हमारा सिलेंडर, ये पिस्टन है बच्चों, बराबर है, पिस्टन। अब यहाँ से लेके तो यहाँ तक पिस्टन क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। ओके, तो जिसके अंदर डिस्प्लेस होता है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको TDC एंड BDC। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द स्वेप्ट वॉल्यूम। इसके ऊपर हमारे यहाँ पे वॉल रहते हैं एकदम, ये पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो वॉल को कभी अटैच नहीं होगा, वॉल से थोड़ा दूर रहेगा। मतलब पिस्टन जिसके अंदर डिस्प्लेस होता है या स्ट्रोक वॉल्यूम में उसी को कहते हैं हम स्वेप्ट वॉल्यूम। इट इज अ वॉल्यूम क्रिएटेड और डिस्प्लेस बाय ए पिस्टन ड्यूरिंग द वन स्ट्रोक ट्रैवल ऑफ द पिस्टन फ्रॉम वन डेड सेंटर टू अदर डेड सेंटर्स। मतलब TDC टू BDC जिसके अंदर वो मूव होता है, रेसिप्रोकेट होता है, इसी को कहते हैं हम स्वेप्ट वॉल्यूम। इट इज डिनोटेड बाय लेटर VS एंड कैलकुलेटेड फॉर वन साइकिल। एक साइकिल के लिए जो पूरा हमारे पास में साइकिल रहेगा, सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट, तो उसके लिए स्वेप्ट वॉल्यूम हमारे पास में कितना आ गया, π/4 d² इंटू L। ओके, ये आपको दिख रहा होगा स्वेप्ट वॉल्यूम यहाँ से तो यहाँ तक। ओके, एक बार जाएगा पिस्टन ऊपर, फिर आएगा नीचे, फिर जाएगा ऊपर, फिर आएगा नीचे, इसको कहते हैं बच्चों एक साइकिल होगी। चौथी डेफिनेशन हमारे पास में क्यूबिक कैपेसिटी और इंजन कैपेसिटी। क्यूबिक कैपेसिटी मतलब हम कहते हैं कि कितना CC का इंजन है, 120 का है कि 150 का है। तो ये CC बोले तो बच्चों है क्यूबिक कैपेसिटी और इंजन कैपेसिटी। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स। ओके, ये जो स्वेप्ट वॉल्यूम दिख रहा जिसके अंदर हमारा ये पिस्टन रेसिप्रोकेट होता है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज द VS।
तो काय का प्रोडक्ट है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड नंबर ऑफ सिलेंडर इन अ इंजिन. ओके, तो टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस इन ई साइकिल ऑफ अ इंजिन फॉर के नंबर ऑफ सिलेंडर, तो क्यूबिक कैपेसिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी के इंटू वी एस. अगर हमारे पास में 10 सिलेंडर है तो 10 सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, इसको कहते हैं बच्चों क्यूबिक कैपेसिटी. क्योंकि जितनी ज़्यादा सिलेंडर उतना उसका सीसी ज़्यादा, उतनी वो गाड़ी महंगी, उसका पावर भी ज़्यादा. समझ में आ गया सीसी. बाद में बच्चों क्लियरेंस वॉल्यूम्स. तो देखिए क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियर यानी क्या, गैप, इसको हम गैप कहेंगे. तो देखिए इट इज़ अ वॉल्यूम लेफ्ट, बचा हुआ लेफ्ट इन द सिलेंडर व्हेन पिस्टन रीचेज टू द टॉप डेड सेंटर, इट इज डिनोटेड बाय वीसी. मतलब देखिए अभी ये सिलेंडर मैंने निकाला और ये पिस्टन रेसिप्रोकेट होके यहाँ तक पहुँच गया. सपोज यहाँ से यहाँ तक हमारा सिलेंडर है, सपोज ये पिस्टन यहाँ तक पहुँच गया. अब ये जो बचा हुआ पोर्शन दिख रहा है आपको, ये देखिए इसके अंदर दिख रहा होगा वीसी, दैट इज कॉल्ड एज द स्वेप्ट वॉल्यूम. इट इज़ अ वॉल्यूम लेफ्ट इन द सिलेंडर व्हेन पिस्टन रिचेस द टॉप. पिस्टन कहाँ चले गया, टीडीसी पे चले गया, लेकिन तभी भी इसके अंदर क्या है, क्लियरेंस है. मतलब जैसे हमारी स्विफ्ट डिज़ायर है या फिर हमारी गाड़ियाँ है, तो जैसे वो ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर होना चाहिए, उसी तरह इसी को कहते हैं हम क्लियरेंस वॉल्यूम वीसी. द वॉल्यूम लेफ्ट इन द सिलेंडर व्हेन पिस्टन रिचेस द टॉप डेड सेंटर पोजीशंस. ऊपर जाने के बाद में भी कुछ वॉल्यूम बच रहा है, देखिए बच्चों क्लियरेंस वॉल्यूम्स. ओके, दैट इज कॉल्ड एज क्लियरेंस वॉल्यूम वीसी. टोटल वॉल्यूम देखिए क्या है, इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम इन द सिलेंडर, इट इज द सम ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड एज स्वेप्ट वॉल्यूम. मतलब V1 का मीनिंग हो गया VS प्लस VC. ये देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ V1 इज इक्वल टू ये VS प्लस VC का. कॉम्प्रेशन रेशो देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रेशन रेशो, इसी के भरोसे भी हमारी गाड़ी चलती है. So it is a ratio of maximum possible volume to a clearance minimum volume in a cylinder. It is called as compression ratio. It is denoted by letter R, expressed as this one, V max upon V minimums. Okay, clearance volumes. यहाँ पे मिनिमम लिखो, मिनिमम. ओके, मिनिमम. तो V1 अपॉन V2. सो V1 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइड बाय द क्लियरेंस वॉल्यूम. मतलब कॉम्प्रेशन रेशियो यहाँ से अगर देखेंगे हम तो VS प्लस VC अपॉन मिनिमम वॉल्यूम VC, दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्रेशन रेशियो. क्लियरेंस रेशियो देखिए, इट इज अ रेशियो ऑफ द क्लियरेंस वॉल्यूम टू स्वेप्ट वॉल्यूम, that is called as the clearance ratio. It is usually kept 3 to 5% of swept volume. It is denoted by C and it is expressed in this way, clearance volume upon swept volume, that is called as the clearance ratio. बाद में देखिए बच्चों कट ऑफ रेशो. It is a ratio of cut off volume to the swept volume, that is called as cut off ratio. It is denoted by letter rho. दिस टर्म यूज इन डीजल साइकिल और ड्यूएल साइकिल. जब हम डीजल साइकिल और ड्यूएल साइकिल पढ़ेंगे तब हम भी कट ऑफ रेशो पढ़ने वाले हैं. बाद में देखिए बच्चों एक्सपांशन रेशो. इट इज अ रेशो ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम टू मिनिमम वॉल्यूम ड्यूरिंग द एक्सपांशन इन द सिलेंडर. क्योंकि हमको पता है सिलेंडर में क्या होता है, कॉम्प्रेशन, फिर होता है सक्शन, कॉम्प्रेशन, पावर स्ट्रोक और एक्सपांशंस. तो एक्सपांशन के टाइम पे जो ये रेशो मिला है इसको कहते हैं हम एक्सपांशन रेशो. ये शो किया जाता है RE से. बाद में फिर डेड सेंटर. तो दे आर टू फिक्स पोजीशन इन द सिलेंडर बिटवीन विच द पिस्टन रेसिप्रोकेटेड. द अपर मोस्ट पोजीशन इज कॉल्ड एज टॉप सेंटर पोजीशंस, ये ऊपर वाला, और व्हाइल द बॉटम मोस्ट पोजीशन इज कॉल्ड एज द बॉटम सेट पोजीशन, इट इज BDC. चार्ज देखिए बच्चों, चार्ज यानी क्या, इट इज़ अ एयर पेट्रोल मिक्सचर्स. जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आता है कार्बोरेटर के अंदर, और जहाँ पे या फिर हमारे कंबशन चेम्बर के अंदर जलने के लिए, कार्बोरेटर से तो फिल्टर होके आएगा, लेकिन जब वो एयर पेट्रोल मिक्सचर आता है हमारे पेट्रोल इंजन के अंदर, द ओनली एयर फॉर डीजल के अंदर सिर्फ एयर आएगा, विच इज़ इंट्रोड्यूस ड्यू टू द सक्शन स्ट्रोक ऑफ द इंजन, इट इज़ कॉल्ड एज चार्ज. उसी को हम चार्ज कहते हैं. बाद में देखिए मीन इफेक्टिव प्रेशर्स. सो इट इज़ अ हाइपोथेटिकल advantageous average pressures which if acted on the piston during the entire power stroke.
जब हमको इंजन से पावर मिलता है तब ये प्रेशर एक्ट होता है। विल प्रोड्यूस द सेम पावर आउटपुट एज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एक्चुअल साइकिल्स। नेट वर्क डन साइकिल इज इक्वल टू व्हाट इज piston area multiplied by stroke. So Pm is equal to displacement volume, because we know the area into length nothing but the volume. So Pm into Vs. So mean effective pressure, it is the ratio of what is W net upon displacement volume, nothing but the mean effective pressures. Okay. Now we have to discuss the first cycle, guys, very important, that is the Stirling cycles. तो ये स्टर्लिंग साइकिल क्या है देखिए गाइस। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टर्लिंग साइकिल वी हैव टू डिस्कस द सम अजम्पशंस। ओके, तो यू लुक एट हियर एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। ओके, दिस इज आवर यूनिट नंबर 6। वी विल प्रीवियस दैट वी डिस्कस सम कंसेप्ट। डेफिनेशन क्या है साइकिल की, सबसे पहले ये देखिए। A cycle is defined as it is repeated a series of operating occurring in a certain order. Repeated होगा सब। It may be repeated by repeating the process in the same order, or the cycle may be imaginary perfect engine or actual engine. The former is called as the ideal cycle, and later it is called as the actual cycles. In ideal cycle, all accidental heat losses are prevented and working substance assumed to behave like a perfect वर्किंग सब्सटेंस। ओके, तो अभी देखिए एयर स्टैंडर्ड साइकिल में क्या क्या हमारे पास में, ये हमारी आइडियल साइकिल है एयर स्टैंडर्ड्स। तो देखिए गाइस, टू कंपेयर द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइकिल्स, इट इज पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट दैट द इफेक्ट ऑफ द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, जो कैलोरिफिक वैल्यू रहती है सीवी फ्यूल की, इज ऑल टुगेदर इलिमिटेड, एंड दिस कैन बी अचीव बाय कंसिडरिंग द एयर। सिर्फ हम यहाँ पे एयर ही कंसिडर कर रहे हैं, विच इज़ अज्यूम टू बी अ बिहेव एज अ परफेक्ट गैस। हम यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड हमारा एयर यूज़ कर रहे हैं एज द वर्किंग सब्सटेंस इन द इंजन सिलेंडर्स। मतलब इंजन सिलेंडर जो हमारे पास में, इसके अंदर हम यूज़ क्या कर रहे हैं अभी, सिर्फ एयर कर रहे हैं। ओके, द इफिशियंसी ऑफ द इंजन यूजिंग एयर एज अ वर्किंग मीडियम इज नोन एज अ एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी, एंड दिस इफिशियंसी ऑफन कॉल्ड एज द आइडियल इफिशियंसी। अब हमको पता है एयर पे थोड़ी ये गाड़ी चलती है, उसके लिए तो डीजल पेट्रोल लगता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ ओनली एयर कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए ये आइडियल इफिशियंसी होगी या फिर एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी होगी। ओके, द एक्चुअल इफिशियंसी ऑफ द साइकिल इज ऑलवेज लेस देन एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी, क्योंकि हमारे सामने मॉडल कौन सा है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल का है, और उसका कंपेरिजन करते हैं हम हमारे पास में जितनी एक्चुअल साइकिल है पेट्रोल डीजल लाइक दैट्स। This taken into account by introducing the new term that is called as the relative efficiency. So what is relative efficiency? It is defined as the actual thermal efficiency upon air standard efficiency, that is called as the relative efficiency. The analysis of air standard cycle is based upon the following assumptions. कौन कौन से assumptions है हमारे पास में देखिए बच्चों। पहला assumption है ये वाला, the gas in the engine cylinder is a perfect gas। जो हमारे पास में ये सिलेंडर रहेगा, पिस्टन रहेगा, ये सर नो, इसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एयर यूज़ कर रहे हैं। इट ओबेज द ऑल गैस लॉ एंड हैज़ कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट। जितने भी गैस लॉ है हमारे पास में, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सब उसने ओबे करना चाहिए, और उनकी स्पेसिफिक हीट कैसी रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट्स। बाद में सेकंड देखिए, द फिजिकल कांस्टेंट ऑफ द गैस इन द सिलेंडर आर सेम एज दोज ऑफ एयर एट मॉडरेट टेम्परेचर्स। Molecule of the cylinder gas is 29, specific heat of the air 1.005 kilojoule per kg Kelvin, and specific heat at constant volume 0.718 kilojoule per kg Kelvins. The compression and expansion process are adiabatic, मतलब heat loss नहीं होना चाहिए। They take place without internal friction, okay, and this process is a isentropic। ये सब पूछ चुके हैं हम हमारे पहली यूनिट में। नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सिलेंडर। जब भी इसके अंदर कंबशन वगैरह होंगे तो किसी प्रकार की केमिकल प्रोसेस नहीं होना चाहिए। हीट सप्लाइड और रिजेक्टेड ब्रिंगिंग हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द सिलेंडर एट अप्रोप्रिएट पॉइंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। और बाद में फिर हमारे पास में व्हाट इज द साइकिल इज कंसिडर क्लोज रहना चाहिए विद द सेम एयर के साथ में, ऑलवेज रिमेनिंग इन द सिलेंडर टू रिपीट द साइकिल्स। मतलब वापस हम एयर हर बार यूज़ करेंगे इसके अंदर, ये सर नो।
यस, तो ये उसके सब अजम्पशंस है एयर स्टैंडर्ड साइकिल के। तो इसके अंदर हम पहली साइकिल पढ़ते हैं बच्चों कैरनॉट साइकिल्स। तो देखिए अभी कैरनॉट साइकिल तो हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं और इसमें भी पढ़ते हैं। देखिए दिस साइकिल एज अ हाईएस्ट पॉसिबल इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। कंसिस्ट ऑफ 4 सिंपल ऑपरेशन, कौन कौन सी प्रोसेस इसके अंदर, आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशंस। ओके, द कंडीशन ऑफ द कैरनॉट साइकिल मे बी इमेजिन टू ऑकर इन द फॉलोइंग वे। तो देखिए इसके अंदर क्या है, 1 kg ऑफ एयर इज इनक्लोज इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है इसके अंदर कितना एयर है अभी, सपोज 1 kg। वन के जी एयर है इसके अंदर, सपोज 1 kg ऑफ एयर विल बी देयर, cylinder which except at the end is made up of perfect non conducting materials। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से ये सब बना है, मतलब इसके से किसी भी प्रकार की हीट बाहर कंडक्ट नहीं होगी, जो जीरो रहेंगी, इसलिए इसको हमने यूज़ किया है एडियाबैटिक। A source of heat H is supposed to provide the ultimate quantity of a heat and non-conducting cover C and sump S which is infinite capacity so that its temperature remains unchanged with respect to fact how much heat is supplied to it. The temperature of the source H is T1 and temperature and the same as the working substance. The working substance while reject the heat to sump S as the temperature T2, the same as the sump S। तो देखिए अभी जैसे हमने ये 4 स्टेजेस बना लिया बच्चों, इसके अंदर मैंने बताया एक हीट सोर्स, ये सम्प है और ये बीच में हमारा ये इंजन लगा है कैरनॉट का, नॉन कंडक्टिंग पिस्टन वॉल्स है, दिस आर द नॉन कंडक्टिंग पिस्टन वॉल्स। ओके, ये सिलेंडर है। ओके, दिस इज अवर पिस्टन्स। एक बार और देख लीजिए इधर क्या कहा इसने, द 1 kg ऑफ एयर इज इंक्लोज इन अ सिलेंडर, इसके अंदर हमने कितनी एयर रखी है, 1 kg। ओके, और सोर्स हीट एच, सोर्स हमारे पास में क्या है, एच है, इज सपोज टू प्रोवाइड विद अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ हीट, नॉन कंडक्टिंग कवर। ये सी है हमारे पास में जो किसी प्रकार की हीट लॉस नहीं करेगा सराउंडिंग में, ये सी वाला नॉन कंडक्टिंग कवर। ओके, एंड सम विच इज इनफाइनाइट कैपेसिटी सो दैट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज इररिस्पेक्टिव फैक्ट दैट हाउ मच हीट इज सप्लाइड टू इट। और ये सम है, इसका टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अब ये प्रोसेस देखिए यहाँ पे ड्रॉ किया इन्होंने पीवी डायग्राम पे और ये टीएस डायग्राम पे। तो देखिए गाइस, पहली जो प्रोसेस है हमारी लाइन 1 to 2, लाइन 1 to 2 दिख रहा है आपको, 1 to 2 आइसोथर्मल और 3 to 4 आइसोथर्मल। ओके, ये दिख रही है 1 to 2, 1 to 2 इज आइसोथर्मल प्रोसेस और ये 3 to 4, 3 to 4 इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, और ये 2 to 3 जो है ये है हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल यानी कांस्टेंट टेम्परेचर, इसलिए यहाँ पे T1 बराबर क्या है बच्चों, T2, यहाँ पे हमारे पास में T3 बराबर T4। ठीक है, तो लाइन 1 to 2 रिप्रेजेंट द आइसोथर्मल एक्सपांशन, एक्सपांशन जो हो रहा है वो आइसोथर्मल ही हो रहा है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे, विच टेक प्लेस एट अ टेम्परेचर T1। अगर हमने ऐसे डायग्राम निकाली TS। ओके, यू कंसिडर दिस वन 1 2 3 4, 2 3 4, राइट। यहाँ पे अगर बनाते हैं हम पीवी डायग्राम उसकी, दिस वंस, ओके, दिस वंस, ये बनाया उसने यहाँ पे 1 2 3 4, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट। तो 1 to 2 जो दिख रही बच्चों, इट रिप्रेजेंट द आइसोथर्मल एक्सपांशन विच टेक्स प्लेस एट टेम्परेचर ये T1 पे ऑकर हो रही है। ओके, व्हेन सोर्स ऑफ हीट इज H इज सप्लाई टू द एंड ऑफ द सिलेंडर्स, तो हमने इसको हीट सप्लाई कर दी। इट इज सप्लाइड इन दिस केस गिवन बाय RT1 log इन R, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, वेर इज R इज द रेशियो ऑफ एक्सपांशंस। ओके, स्टेज 2 पे देखिए लाइन 2 to 3, ये जो दिख रहा है लाइन 2 to 3 represent the application of non-conducting cover to the end of the cylinders and this is followed by the adiabatic expansion
एंड टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम T1 टू T2। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया बच्चों, ड्रॉप हो गया। स्टेज 3 में देखिए, स्टेज 3 to 4 रिप्रेजेंट द आइसोथर्मल कॉम्प्रेशंस। बाद में और कॉम्प्रेशन हो गया विच टेक प्लेस व्हेन सम्प। अब सम्प में से हमको हीट मिल रही है व्हेन सम्प यस इज अप्लाई टू द एंड ऑफ सिलेंडर्स। ओके, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा सम्प, फिर अब सम्प में से पहले बार हीट सोर्स से, बाद में सम्प में से, ये प्रोसेस चल रही है यहाँ पे। अप्लाई टू द एंड ऑफ सिलेंडर एंड हीट इज रिजेक्टेड ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन। यहाँ से हीट रिजेक्शन हो जाएगा हुज वैल्यू इज गिवन बाय द RT2 log R वेयर R इज द रेशियो ऑफ कॉम्प्रेशंस। स्टेज 4 to 1 देखिए, रिप्रेजेंट repeated application of non-conducting cover and adiabatic compression due to which temperature increases from T2 to T1s. Okay. It may be noted that the ratio of the expansion during isotherm 1 to 2 and the ratio of compression during isotherm 3 to 4 must be equal to get a closed cycles. Okay. तो देखिए बच्चों, now according to law of conservation of energy, heat supplied कितनी होगी, वर्क डन प्लस हीट रिजेक्टेड। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फिर ये दोनों का हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो हीट सप्लाइड हमारे पास में कितनी है, RT log इन R, हीट रिजेक्टेड है RT2 log ER। तो इफिशियंसी ऑफ द साइकिल क्या रहती है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो वर्क डन हमारे पास में आ गया R, कॉमन यहाँ पे क्या है बच्चों, R log ER T1 माइनस T2। हीट सप्लाइड कितना है, RT1 log ER, ये कैंसल, RR गेट कैंसल, तो क्या बचा T1 अपॉन T1 माइनस T2 अपॉन T1। So from this equation it is quite obvious that if temperature T2 decrease, okay, efficiency increase and becomes 100%। अगर T2 कम हो जाता है तो, but if T2 becomes absolute zero, which of course is impossible to attain, लेकिन ये attain नहीं कर सकते अपन। Furthermore, it is not possible to produce a engine that should be work on Carnot cycle, as it will be necessity to piston to travel very slowly during the first operation of the forward stroke means isothermal expansion and to travel more quickly during the remainder of the stroke adiabatic expansion, which is however is not a practicable, ये possible ही नहीं है। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस आती है बच्चों हमारे पास में अभी दूसरी साइकिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सेकंड एग्जांपल वेरी वेरी IMP जो एग्जाम में पूछी जाती है, यहाँ से एग्जाम में जाती है, कांस्टेंट वॉल्यूम, या फिर इसको कहते हैं बच्चों ऑटो साइकिल्स। ओके, तो देखिए इसके अंदर क्या है, दिस साइकिल इज नेम एज कंस्यूम बाय द ऑटो, ये साइंटिस्ट हमारे पास में ऑटो। तो ऑन दिस साइकिल द पेट्रोल, गैस और मैनी टाइप ऑफ ऑयल इंजन इज वर्क। इट इज़ अ स्टैंडर्ड कंपैरिजन फॉर इंटरनल कंबशन इंजिन्स। मतलब ये पेट्रोल इंजन के लिए साइकिल बनी है, उसका नाम है ऑटो साइकिल्स। ओके, तो देखिए बच्चों इसके अंदर ऑटो साइकिल के अंदर पहली जो प्रोसेस है वो है हमारे पास में कॉम्प्रेशंस। 1 to 2 इज अ कॉम्प्रेशन प्रोसेस। एक इफ यू ऑब्जर्व पॉइंट 1 रिप्रेजेंट द सिलेंडर इज अ फुल ऑफ एयर विथ वॉल्यूम V1, प्रेशर P1 and absolute temperature T1। फॉर दिस V1 V4, यहाँ पे V2 इज इक्वल टू V3, टेम्परेचर यहाँ पे आएगा T1, यहाँ पे T2। ओके, लाइन 1 to 2 रिप्रेजेंट द एडियाबैटिक कॉम्प्रेशंस। तो ये जो पहली जो प्रोसेस हमारी ये है बच्चों कॉम्प्रेशन प्रोसेस, दैट इज द कॉम्प्रेशंस। ओके, कॉम्प्रेशन ऑफ एयर ड्यू टू विच P1 V1 T1 चेंज टू P2 V2 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये P1 V1 जो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर की वो चेंज होके कहाँ पहुँच जाएंगी, ये 2 तक हो जाएंगी। मतलब P1 V1 T1 का चेंज हो गया P2 V2 और T2 में। ओके, देन आफ्टर दैट लाइन 2 to 3 शोज द सप्लाई ऑफ हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। 2 to 3 में क्या करेंगे हम, हीट सप्लाई करेंगे, मतलब हीट एडिशन करेंगे। ओके, लेकिन कौन सी सिचुएशन है यहाँ पे, कांस्टेंट वॉल्यूम, सो दैट P2 एंड T2 ये चेंज, ओके, टू P3 एंड T3, लेकिन V3 बीइंग सेम एज अ V2। यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास में V2 बराबर V3 है, लेकिन P3 चेंज हो गया, P2 चेंज हो गया P3 से, और टेम्परेचर चेंज हो गया T2 T3 से। ओके, फिर देखिए लाइन 3 to 4 रिप्रेजेंट द एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ द एयर।
ड्यूरिंग द एक्सपांशन P3 V3 T3 चेंज टू फाइनल वैल्यू P4 V4 और V1 एंड T4 रिस्पेक्टिवली। ये हमारी एडियाबैटिक एक्सपांशन प्रोसेस है 3 to 4, दैट इज द एक्सपांशंस। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। ओके, एंड लाइन 4 to 1 shows the heat rejection by air at constant volume till original state point P1 reaches। और 4 to 1 हमारे क्या है, हीट रिजेक्शंस। यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रोसेस 4 to 1 इज हीट रिजेक्शंस, हीट रिजेक्शंस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 to 1 में क्यू आर, यहाँ पे 2 में क्यू ए, हीट एडिशंस, बराबर है। तो अब देखिए बाद में फिर एयर हमारे ओरिजिनल स्टेट पे और वापस आ गया और साइकिल ये कंटिन्यूस चलती रहेंगी। तो कंसिडर द 1 kg ऑफ एयर वर्किंग सब्सटेंस। तो हीट सप्लाइड जो हो रहा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो क्या फार्मूला है हमारे पास में, CV T3 माइनस T2 हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड जो हो रही है यहाँ पे देखिए QA इज इक्वल टू M CV डेल्टा T। मास तो हमने 1 कंसिडर किया, तो CV T3 माइनस T2 गाइस। ओके, ये एकदम सिंपल है। इसी तरह से हीट रिजेक्टेड हो रहा कब, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये हमारी हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। तो यहाँ पे आएगा फिर QR M CV, ये भी डेल्टा T। मास की वैल्यू कितनी है 1, CV हमारा है, तो CV बराबर क्या कितना आएगा यहाँ पे T4 माइनस T1 गाइस। ओके, ये आ गया T4 माइनस T1। तो वर्क डन क्या होता है हमारा, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो ये दोनों इक्वेशन हमने पुट किए, CV इंटू T3 माइनस T2 माइनस CV T4 माइनस T1। तो इफिशियंसी यानी क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो वर्क डन का फार्मूला हमने यहाँ पे पुट किया, CV T3 माइनस T2 ब्रैकेट माइनस CV T4 माइनस T1। हीट सप्लाइड कितनी होगी, CV T3 माइनस T2। तो यहाँ पे बच्चों CV क्या है, कॉमन है, तो CV क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल हो गया। फिर T3 माइनस T2 के साथ में एक नीचे का डिनोमीटर जो मैच हुआ T3 माइनस T2, ये कैंसिल होके 1 बचा। ऊपर हमारे पास में आ गया T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। यस और नो, यस। तो इसके अंदर देखिए कॉम्प्रेशन रेशियो कौन सा है हमारा, V1 अपॉन V2। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ से कॉम्प्रेशन में V1 अपॉन V2 इज नथिंग बट द कॉम्प्रेशन रेशियो विच इज शो बाय द लेटर R। और एक्सपांशन रेशियो कौन सा है हमारा, R, बोले तो V4 अपॉन V3 नथिंग बट द एक्सपांशन रेशियो विच इज शो बाय द लेटर RE। ओके, सो दिस टू रेशियो आर इन सेम इन दिस साइकिल्स। तो ये रिलेशन हम पढ़े थे हमने स्टार्टिंग में, T2 अपॉन T1 क्या रहता है, V1 अपॉन V2 गैमा माइनस 1। तो T2 बराबर क्या हो गया बच्चों, इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन T1 R टू द पावर गैमा माइनस 1, क्योंकि R का ऐसे रिप्लेस हो गया V1 अपॉन V2 से, यह हमारा कॉम्प्रेशन रेशियो RC। फिर हमने एक्सपांशन जो हमारी ये प्रोसेस अभी आपको दिख रही है कौन सी, T2 टू T4 एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो उसके लिए रिलेशन लिखा हमने T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू V4 अपॉन V3 टू द पावर गैमा माइनस 1। तो T3 बराबर क्या होगा यहाँ पे T4 R इंटू गैमा माइनस 1, क्योंकि V4 अपॉन V3 क्या हमारा एक्सपांशन रेशियो जो शो किया हमने R, और ये दोनों क्या रहते हैं यहाँ पे सेम, RC बराबर RE। तो अब यहाँ पे देखिए इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ T2 एंड T3 इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशन हमने बनाया कौन सा वाला, ये वाला बच्चों इक्वेशन, इसमें हम इसको पुट करेंगे अभी टेम्परेचर की वैल्यू T2 की और T3 की। तो फिर ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी मिल जाएंगी 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T4 R टू द पावर गैमा माइनस 1 माइनस T1 R टू द पावर गैमा माइनस 1। तो यहाँ पे कॉमन क्या है बच्चों, यहाँ पे कॉमन है R टू द पावर गैमा माइनस 1। तो ये गैमा माइनस 1 को हमने कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में क्या बचा फिर T4 माइनस T1। तो ये T4 माइनस ये T4 माइनस हो गया कैंसल, तो क्या आया है फिर 1 माइनस 1 अपॉन R टू द पावर गैमा माइनस 1। So this is the expression for air standard efficiency of the Otto cycle, guys. Yes or no? Yes. Okay, so this is the air standard efficiency of the Otto cycle, guys. Now next, what is we discuss? We discuss the look at here. So it is clear from the above expression that efficiency will be increased with increase in the value of R. जैसे जैसे R बढ़ेगा उसका efficiency बढ़ेगा ऑटो साइकिल का, which means we can maximum the efficiency by increase the R, means compression ratio increase होगा तो efficiency बढ़ेगी, but due to the practical difficulty its value is limited to about 8। मतलब पेट्रोल इंजन के लिए compression ratio हमारे पास में कितना रहेगा, 8 ही रहेगा। So net work done per kg in Otto cycle can also be expressed in terms of PV
और P इज द एक्सप्रेस इन बार व्हाट इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वर्क डन देखिए अभी हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शंस, तो ये फार्मूला हमारे पास में वर्क डन का P3V3 माइनस P4 अपॉन V पर गामा -1 माइनस P2V2 माइनस P1V1 गामा -1 इंटू 10⁻² किलो जूल पर kg। ये फार्मूले हमने बच्चों हमारा जो यूनिट नंबर हुआ था सेकंड उसमें प्रूव की है। तो P3 अपॉन P4 यानी क्या है R⁻⁻ गामा इज इक्वल टू P2 अपॉन P1। ओके, ये आइडियल गैस इक्वेशन से बनाए इक्वेशंस है। सो P3 अपॉन P2 इज इक्वल टू क्या हो गया P4 अपॉन P1 इज इक्वल टू RP, दैट इज कॉल्ड एज द प्रेशर रेशो। ओके, ये देखिए V1 अपॉन V2 V4 अपॉन V3 यानी R। तो यहाँ पे ये रिलेशन हमने यूज़ किया, V1 बराबर हो गया R V2 और V4 हो गया R V3, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके P3 अपॉन P2 P4 अपॉन P2 दैट इज RP, ये हमने निकाला बाय आइडियल गैस इक्वेशन से। ये भी सिंपल, ये आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशंस। ओके, तो वर्क डन का जो इक्वेशन उसके अंदर हमने वैल्यू पुट की बच्चों 1 अपॉन गामा -1 P4 V4 P3 V3 अपॉन P4 V4 -1 माइनस P1 V1 P2 V2 अपॉन P1 V1 -1। तो 1 अपॉन गामा -1 P4 V4 P3 P4 ये रिप्लेस हो गया R से, P1 V1 P2 V2 ये वाली टर्म रिप्लेस हो गई बच्चों R से -1। तो यहाँ पे जो कॉमन है उसको हमने कॉमन निकाला V1 अपॉन गामा -1 P4 ये R टू दी पावर गामा -1 -1 P1 R टू दी पावर गामा -1, ये जो हमारे पास में रिलेशन है P2 के वो हमने यहाँ पे यूज किए गाइज। ओके, so after that we getting the V upon gamma -1 R to the power gamma -1 P4 minus P1। तो P1 V1 अपॉन गामा -1 R टू दी पावर गामा -1 RP -1। ओके, अब यहाँ पे मिनी इफेक्टिव प्रेशर देखिए, इट इज़ अ रेशियो ऑफ वर्क डन अपॉन दिस। ओके, तो देखिए PM वर्क डन हमने निकाला अपॉन दिस V1 माइनस V2। ओके, तो यहाँ से कॉमन क्या है P1 V1 गामा -1 ब्रैकेट में क्या है R टू दी पावर गामा -1 इंटू माइनस RP अपॉन दिस 1। यहाँ से हमने जब कॉमन निकाला यहाँ पे आया V1 V2 का वैल्यू रिप्लेस हो गया V1 अपॉन R से। तो P1 V1 गामा -1 R टू दी पावर गामा -1 माइनस RP -1। V1 यहाँ से कॉमन निकाला तो क्या है बच्चों R -1 अपॉन R। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना मिला हमको P1 V1 R टू दी पावर गामा -1 इंटू -1 RP -1 गामा -1 इंटू R -1। ओके, so this is the end of the derivation of the Otto cycles। okay, so I stop here। if you like my videos so please share my videos with your friends or another college friends and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons। so stay at home, stay safe, thank you very much। चलो